डेट है 7 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट ने इस ट्राइब के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखे हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है, इसलिए ये ट्राइब न्यूज़ में है। इस तरह की होती हैं भाई साहब ये ट्राइब, डी नोटिफाइड हों चाहे नोमेडिक हों चाहे सेमी नोमेडिक ट्राइब। ये देखो जितनी भी कम्युनिटीज़ ना वनरेबल कैटेगरी या डिप्राइव्ड जैसे SC ST कैटेगरी हैं जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उनमें से भी ये ट्राइब मोस्ट वनरेबल हैं, डिप्राइव्ड हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर और वंचित तबके के लोग हैं। कौन सी होती है डी नोटिफाइड ट्राइब? देखो अंग्रेज़ों ने जब हम पे रूल किया था तो 1871 में 1871 में एक एक्ट पास किया था, कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक्ट के अंदर अंग्रेजों ने कुछ पर्टिकुलर जाति को, कास्ट को क्रिमिनल घोषित कर दिया था, यानी कि वो जन्म से ही, अगर बच्चा जन्म लेगा जन्म से ही क्रिमिनल हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी कास्ट को, पूरी जाति को ही उन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया कि इस सारी कास्ट के लोग अपराधी हैं, अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे डिक्लेयर कर दिया और इस एक्ट में डाल दिया। जहाँ पे भी वो लोग दिख जाएंगे उनको पकड़ लेंगे, उनको सजा देंगे, ऐसा प्रोविजन था इस एक्ट में। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनको फिर इससे निकाल दिया गया। तो इससे निकालना हो गया डी नोटिफाइड, और जब अंग्रेजों ने डाला था तो हो गया नोटिफाइड। तो इससे निकालना डी नोटिफाइड ट्राइब, यानी कि उन्हीं को बोलते हैं जिस एक्ट में पहले मेंशन थी। और नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब कौन सी होती हैं? देखो कुछ ऐसी होती हैं जंगलों में रहती है ना जातियाँ, ऐसी होती हैं कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग भेड़ बकरी के साथ, गाँव के साथ घूमते रहते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे प्लेस से तीसरे, यानी कि चलते ही रहते हैं लगातार, सालों साल कहीं पे नहीं रुकते। उन्हें बोलते हैं नोमैडिक, घूमंतु, घूमंतु कम्युनिटी, समुदाय, घूमंतु समुदाय यानी कि नोमैडिक कम्युनिटी। और सेमी नोमैडिक ये होते हैं कुछ समय के लिए रुक जाते हैं कहीं पे, मान लो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल रुक जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे जगह पे चले जाते हैं, यानी कि परमानेंट इनका कोई घर नहीं होता। जहाँ पे इनका मन किया तंबू डाल के सो गए, रुक गए, फिर आगे चले गए, उन्हें बोलते हैं नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब। इनके लिए एक कमीशन बैठाया था, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब, 2006 में इनको आइडेंटिफाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इस कमीशन को हेड किया था बालकृष्ण सिद्धराम रेनके ने। इसने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी। तो आपको याद रखना है कि रेनके कमीशन किससे रिलेटेड था? डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब से इसने रिपोर्ट दी। इसने रिपोर्ट में बताया 2001 की सेंसस के हिसाब से, 2001 की जो जनसंख्या की गिनती हुई थी उसके हिसाब से इनकी जो पॉपुलेशन थी 10.74 करोड़ थी। और अब तो देखो 2011 की सेंसस भी उसके बाद, और अब ये होने वाली 2021 की अभी चल रही है, डेटा सामने नहीं आया है, कोरोना वायरस की वजह से लेट हो गई है। तो जब ये होगी तो इनकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि आपको पता हमारा भारत तो पॉपुलेशन बढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहा है। तो जो न्यू कमीशन बैठाया था इनके लिए 2014 में बैठाया था। 2014 में कमीशन जो बैठाया था ये इसलिए बैठाया था कि स्टेट वाइज लिस्ट तैयार करो इनकी, कि कौन से स्टेट में कितनी नोटिफाइड, डी नोटिफाइड नोमैडिक और ये सेमी नोमैडिक ट्राइब हैं। फिर इसने 2018 में अपनी रिपोर्ट दे दी इस कमीशन ने। इसने आइडेंटिफाई किया कि ऐसी जो ट्राइब है वो 1262 कम्युनिटी है, यानी कि कास्ट हैं, जातियाँ 1262 जो इतनी डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब में आती हैं। अच्छा, ये जो हैं SC ST OBC कैटेगरी में हैं, जो ये डी नोटिफाइड हैं या है, चाहे ये नोमैडिक है चाहे सेमी नोमैडिक है, ये इन कैटेगरी में आती हैं। लेकिन इनमें से भी 269 ऐसी डी नोटिफाइड ट्राइब है जिनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया, ना ST में, ना ST में, ना OBC में। तो उनके लिए परेशानी है भाई साहब। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्वाड के बारे में हम कई बार बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। ये 4 कंट्री का ग्रुप है। अलग से लेक्चर बना हुआ है GS पेपर 2 की, यानी कि पॉलिटी के प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो मिल जाएगा। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है, कुछ एक्सपर्ट ने ये सजेशन दिया है कि साउथ कोरिया को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहिए इस क्वाड में। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी बोलते हैं इसे, या क्वाड बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इसलिए न्यूज़ में था, अगर साउथ कोरिया इसको ज्वाइन कर लेता क्वाड को तो इसके 5 मेंबर हो जाएंगे। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना तो वो लेक्चर देखना आप। हाइड्रा प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
देखियो जर्मन पुलिस है ना, जो जर्मन पुलिस, जर्मनी एक कंट्री आपको पता है यूरोप में, जर्मनी की जो पुलिस है जर्मन पुलिस, उसने रशियन लैंग्वेज इलीगल डार्क नेट मार्केट प्लेस है ये हाइड्रा, इसको बैन कर दिया है। यानी कि ये हाइड्रा क्या हो गई और डार्क नेट मार्केट प्लेस क्या हो गई। देखो ये इंटरनेट पे समझ लो एक साइट है और इस पे सामान की खरीदना बेचना होता है इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, इलीगल मार्केट प्लेस है ये। लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना लगभग पूरे वर्ल्ड में जितनी मार्केटिंग होती है इससे, वो यूरो 23 मिलियन है लगभग। डॉलर में हम निकाले तो डॉलर 25 मिलियन के लगभग अभी बिटकॉइन सीज किए हैं। मार्केट तो बहुत ज़्यादा की है, लेकिन जर्मन पुलिस ने इतने बिटकॉइन सीज किए हैं। और बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल करेंसी, इंटरनेट के जरिए या कंप्यूटर के जरिए जो जनरेट की जाती हैं, ये बिटकॉइन है। कई बार पढ़ा हमने बिटकॉइन के बारे में। जो ये हाइड्रा है 2015 में बनाई गई थी। इस पे देखो इलीगल ड्रग, अवैध तरीके से दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। स्टोलन क्रेडिट कार्ड डेटा, मान लो किसी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है, उसका डेटा बेचा जाता है इस पे। काउंटरफेटिंग करेंसी, नकली जो करेंसी होती हैं, मुद्राएं होती हैं, वो बेची जाती हैं। फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, नकली आइडेंटिटी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पहचान पत्र वगैरह, वो बेचे जाते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल जो हैकिंग करते हैं, डेटा चुराते हैं, उनकी मास्किंग की जाती है, उनको आइडेंटिटी छुपाई जाती है। ऐसे काम किए जाते हैं इस मार्केट प्लेस पे हाइड्रा के। तो हाइड्रा आपको याद होना चाहिए क्या है? इलीगल मार्केट प्लेस है जिस पे इलीगल वर्क किए जाते हैं। इसकी जो वैल्यू है ना, कस्टमर अकाउंट है जो इसमें, वो 17 मिलियन है। यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों का अकाउंट है इस पे, इस मार्केट पे हाइड्रा पे। लगभग 19,000 वेंडर अकाउंट है, ऐसे अकाउंट है जो खरीदते बेचते हैं, ऐसे सेलर मान लो आप। वेंडर अकाउंट मतलब सेलर मान लो। ये जो जर्मन की पुलिस है, जर्मनी की पुलिस, BK फेडरल पुलिस, उसने ये डेटा दिया है। जो हाइड्रा मार्केट है इसकी टोटल अगर टर्नओवर निकालें, टोटल टर्नओवर 2020 में यूरो 1.23 बिलियन था। अकेले 2020 में कम से कम इतना था इसका टर्नओवर, यानी कि टोटल जितना ये माल खरीदता बेचता है। तो ये डार्क नेट क्या होता है? देखो इंटरनेट तो आप जानते हो, ये समझ लो ये इंटरनेट ही है। लेकिन इंटरनेट और डार्क नेट में क्या फ़र्क होता है? देखो इंटरनेट पे आप कोई भी साइट खोलते हो तो आप गूगल क्रोम से खोल सकते हो। ये ब्राउज़र होते हैं जो गूगल क्रोम का आपके मोबाइल में होगा, गूगल क्रोम, या सिंपल जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी इनबिल्ट इंस्टॉल होके आता है वो, या आप कंप्यूटर पे चलाओगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये ब्राउज़र होता है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स होता है जो ये ब्राउज़र है खोलने के लिए। एप्पल का फ़ोन होगा तो उसमें अलग से होते हैं ब्राउज़र, एप्पल के ही। तो ये जो ब्राउज़र से आप इंटरनेट की कोई साइट खोल सकते हो, कोई भी साइट खोल सकते हो आप, जो भी मर्जी आए। मान लो कल सिंपल CSC चैनल अपनी एक साइट बना दे तो वो खोल सकते हो, या किसी चैनल की जो UPSC की तैयारी कराते हैं, या UPSC की साइट खोलना चाहो upsc.gov.in, कुछ भी खोल सकते हो आप इन ब्राउज़र से। लेकिन कुछ साइट ऐसी होती हैं जो इन ब्राउज़र से खुलती नहीं हैं, वो हिडन होती हैं। उनके लिए स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होते हैं खोलने के लिए, और उन्हीं को बोलते हैं भाई साहब डार्क नेट। यानी कि ऐसा डेटा जिसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पे ही स्पेशल फीचर चाहिए, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, स्पेशल ऑथराइजेशन चाहिए, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। यानी कि आपको अथॉरिटी भी चाहिए, कि आपको परमिशन भी चाहिए, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, अपने कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल करोगे आप तब जाके वो खोल सकोगे साइट, वरना ऐसे जो नॉर्मल ब्राउज़र हैं उनसे नहीं खोल सकते उन साइट को। उन्हीं को बोलते हैं डार्क नेट। किन को? उन साइट को, उन डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन है जो आप स्पेशल ब्राउज़र के साथ खोल सकते हो, उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को बोलेंगे डार्क नेट। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो हिंदू के साथ साथ इसमें बहुत सारी कम्युनिटी ऐड हैं इस एक्ट में। 1956 में ये कानून बनाया गया। सक्सेशन का मतलब ये है, मान लो माँ बाप मर जाएं या ना मरें तो पेरेंट्स से जो प्रॉपर्टी जाएगी बच्चों पे वो किस तरीके से जाएगी, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। अब ये इसलिए न्यूज़ में, सुप्रीम कोर्ट में एक भाई साहब पिटीशन डाली गई, याचिका। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब पूछा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी उस पिटिशनर ने, याचिकाकर्ता ने, उसने कहा कि ये जो एक्ट है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। यानी कि ये
मेल और फीमेल के बीच में, नर और मादा के बीच में, आदमी और पुरुष के बीच में भेदभाव करता है। कैसे करता है वो जानेंगे। क्या कहा है इसमें, देखो इसमें जो पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, उन आदमी का नाम है कमल अनंत खोपकर। इन्होंने कहा है जो इस एक्ट का सेक्शन 15 है और सेक्शन 16 है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करता है ये। सेक्शन 15 रिलेटेड है इनहेरिटेंस से, इनहेरिटेंस ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। और ये इनहेरिटेंस ऑफ सेल्फ अक्वायर्ड का मतलब क्या है, देखो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी महिला ने या किसी पुरुष ने अपने मेहनत से कमाई है। मान लो एक तो प्रॉपर्टी भाई साहब ये हो गई, आप पैदा हुए, आपके माँ बाप पे जो प्रॉपर्टी थी वो आपके माँ बाप पे आपके दादा दादी ने दी थी और आपके माँ बाप ने आपको दे दी, वो तो हो गई इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। लेकिन जो ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो महिला है, जो हिंदू वूमन है भाई साहब, उसने जॉब की हो, मान लो वो आईएएस बन गई, उसने जॉब की, नौकरी की, सैलरी मिलती है, उसने अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो उसकी हो गई सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। वो उसे विरासत में नहीं मिली, उसने खुद कमा के मेहनत करके खरीदी है, प्रॉपर्टी बनाई है अपनी। तो दो प्रॉपर्टी से डील करता है। सेक्शन 15 हो गया सेल्फ अक्वायर्ड जो उसने खुद कमाई है, और सेक्शन 16 हो गया जो इनहेरिटेड यानी कि जो विरासत में मिली है। तो लेकिन ये जो सेक्शन है ये पैट्रियार्कल माइंडसेट के हैं। पैट्रियार्कल क्यों है, पैट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधानता इनमें दिखती है, आइडियोलॉजी दिखती है, विचारधारा दिखती है। कैसे, क्योंकि जो सेक्शन 15 है ना इस एक्ट का, वो ये कहता है कि ये हस्बैंड का जो हेयर है, यानी कि मान लो कोई महिला है, मान लो हस्बैंड वाइफ है, ये ए बी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये हस्बैंड है एच और ये वाइफ है। अब वाइफ ने जो प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड की है सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी महिला ने कमाई है, मान लो भाई साहब आईएएस बन गई, आप मान लो कोई महिला देख रही है यानी कि लड़की देख रही है, आप आईएएस बन जाते हो, आप प्रॉपर्टी सेल्फ अक्वायर्ड करते हो, अपना घर खरीदते हो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, वो आपकी सेल्फ प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर मान लो कल को आपको मरना तो है ही, जिसने जन्म लिया उसे मरना तो है ही, कल ये महिला मर जाती है, मान लो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 80 90 100 साल बाद मर जाती है, लेकिन इसने अपनी इच्छा नहीं बताई मरने से पहले कि इसकी प्रॉपर्टी किसको दी जाए, बिना इच्छा के मर गई। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पता है सेक्शन 15 के हिसाब से किसके पास जाएगी, सेक्शन 15 के हिसाब से जाएगी जो हस्बैंड के हेयर हैं। हेयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, मतलब जो हस्बैंड की फैमिली से हैं। मान लो इन दोनों का बच्चा ही नहीं हुआ, हस्बैंड वाइफ का बिना बच्चे के थे, कोई एक भी बच्चा नहीं हो सका भाई साहब, मान लो कोई कमी थी, तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, जो हस्बैंड के भाई बहन हैं या भाई बहन के लड़का लड़की हैं उनके पास जाएगी। यानी कि महिला की जो है ना परिवार, महिला का माँ बाप के और भी बच्चे होंगे, महिला के भाई बहन होंगे, उनको नहीं दे सकते प्रॉपर्टी, क्योंकि इसने तो अपनी इच्छा बताई नहीं कि किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी। तो किसके पास जाएगी प्रॉपर्टी सेक्शन के हिसाब से, हस्बैंड के हेयर के पास। तो ये जो पिटिशन डाली है इसका कहना ये है कि जो ये सेक्शन है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, जेंडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि ये हस्बैंड के जो उत्तराधिकारी हैं या फैमिली के मेंबर उनको ही क्यों प्रॉपर्टी देता है, वुमन के जो मान लो फैमिली मेंबर उनको क्यों नहीं देता, क्योंकि ये तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना, खुद मेहनत से कमाई है, कोई विरासत में तो मिली नहीं है कि इसे, कि मान लो इसे हस्बैंड के माता पिता से मिली हो वुमन को तो तब जाए हस्बैंड के ही फैमिली को, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। जब ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था 1956 में, तो ये देखो इसलिए किया था कि जो महिला मान लो इंटर स्टेट मर जाए, इंटर स्टेट का मतलब होता है अनविल्ड सक्सेशन, यानी कि जो अपनी इच्छा नहीं बताए कि उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी और वो मर जाए पहले ही, तो इसलिए ये बनाया था कि उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी और किसके पास जाएगी, इस एक्ट के हिसाब से हमने डिस्कस कर लिया। और पिटिशनर क्या चाह रहा है कि दोनों के पास समान अधिकार हो। तो ये किस किस पे लागू होता है, हिंदू धर्म पे, बुद्धिस्ट, जैन और सिख धर्म, सभी लोगों पे लागू होता है, 4 धर्म के लोगों पे ये एक्ट। इसमें जो एक्ट है लाया इसलिए गया था कि इनहेरिटेंस और सक्सेशन ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हो, यूनिफॉर्म तरीके से हो हमारे देश में, इन 4 कम्युनिटीज़ के बीच में, जो 4 धर्म है इनके बीच में। इस एक्ट में 2004 में भी एक संशोधन किया था, अमेंडमेंट किया था दिसंबर 2014 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए ये लागू हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति।
ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकृति ये समझ लो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता प्रोग्राम। इसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो अवेयरनेस फैलाना चाहती है इसके थ्रू कि जो भी मान लो आदमी है हमारे इंडिया में या कहीं पे भी, वो भाई साहब उसे पता हो कि वो कितना पॉल्यूशन फैला रहा है और कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहा है। तो यही अवेयर करना लोगों को। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है और ये ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर भी आता है। ग्रीन इनिशिएटिव वो होते हैं भाई साहब जिसमें गवर्नमेंट ऐसे प्रयास करती है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम से कम हो, पॉल्यूशन कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं। ऐसे इनिशिएटिव को बोलते हैं ग्रीन इनिशिएटिव। कई सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, बहुत बार हमने डिस्कस भी किए हैं। तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए ये चलाया गया प्रकृति अवेयरनेस प्रोग्राम। 2022 तक का टारगेट ये भी है इंडिया का कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ऐसा प्लास्टिक पॉल्यूशन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक। देखो भाई साहब, प्रीलिम 2021 की बात करें तो प्रीलिम 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था प्लास्टिक से ही। एक था बीपीए, बीपीए नाम का एक केमिकल है, बेसफिनोल, बेसफिनोल ए बोलते हैं, इसका पूरा नाम है बेसफिनोल ए करके। तो ये केमिकल के बारे में पूछा था कि ये क्या बनाने में यूज होता है। प्लास्टिक बनाने में यूज होता है बेसफिनोल ए। अगर आपने 2021 का प्रीलिम का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो ये कौन सी प्लास्टिक बनाने के लिए यूज होता है, तो ये होता है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक क्या होती है, ये जो हार्ड प्लास्टिक होती है ना, जैसे प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे आपके घर में भाई साहब प्लास्टिक के गिलास होंगे, या प्लास्टिक की हार्ड बोतल होती है वो, या प्लास्टिक की प्लेट होती है, प्लास्टिक की प्लेटों में खाना खाते हैं ना, वो वाली खाना खाने की प्लेट, ये जो हार्ड प्लास्टिक होती है ना, ऐसी चीज़ें। या आपके घरों के ऊपर देखो पानी की टंकी रखी होगी, वो प्लास्टिक की होती है। तो ये सब पॉलीकार्बोनेट की बनी होती हैं। तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए इस केमिकल का यूज होता है बेसफिनोल ए। ये पूछा था, हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि सिंगल यूज प्लास्टिक किससे बनती है। और सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होती है, ऐसी प्लास्टिक जो एक बार यूज होती है। जैसे आप कुरकुरे खरीद के लाए या चिप्स खरीद के लाए, जो पैकेट खरीद के लाए वो प्लास्टिक में तो पैकिंग हो रखी है, आपने एक बार खाया और वो फेंक दिया। तो ये किसकी बनती है, ये भी भाई साहब देखो बहुत सारे इसमें होते हैं केमिकल्स वगैरह। इसमें आपका देखो पीएस होता है, ईपीएस होता है, ये पॉलीस्टायरीन करके होता है, या एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन होता है, या पीपी होता है। ये ऐसे इस तरह के प्लास्टिक से, ये इस तरह के केमिकल वगैरह से बनता है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो देखो आप क्या करोगे, इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, एक बार उन पर नज़र मारोगे। कैसे, गूगल पे डालोगे सिंगल यूज प्लास्टिक इज़ मेड अप ऑफ, कि सिंगल यूज प्लास्टिक किससे बनता है, वो केमिकल एक बार देख लोगे आप। बस एक बार देखना आपको और कुछ नहीं करना। बहुत सारे केमिकल हैं, वो नाम एक बार अपने आंखों के सामने से निकाल लेना। तो ये 2022 का हमारा टारगेट ये है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करना है। ये इंडिया ने प्लेज की है, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा। फेज आउट करना, फेज आउट का मतलब बिल्कुल ख़त्म करना है इसको। आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी 6, उसका थर्ड फेज अभी जारी हुआ है। 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस भी किया है अपने करंट अफेयर के सेशन में। उसमें ये बताया कि कौन कौन से मेजर्स लिए जाएं कि इसको, अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकना है तो जल्दी से जल्दी मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएं। मिटिगेशन का मतलब कम करने के लिए कुछ स्टेप ले जाएं, कदम उठाए जाएं, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है इसके गोल को भी अचीव किया जा सके। और जो पेरिस एग्रीमेंट में डील की गई थी 2015 में, ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, इसलिए इसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। यूएनएफसीसी का कई बार डिस्कस किया है हमने। यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी COP21, 21वीं मीटिंग, उसी को बोलते हैं COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि मीटिंग हुई थी इसकी। उसमें टारगेट रखे गए थे कि जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो घटाना है। तो ये भी अचीव करने के लिए मिटिगेशन मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ये आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था। और देखो 175 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव आए। 5th सेशन हुआ था, 5वीं मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की, मार्च 2, 2022 में नैरोबी में हुई थी। नैरोबी कीनिया एक कंट्री है अफ्रीका में, कीनिया, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है यूनेप का। यूनेप भी बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, इसी की असेंबली है ये। इसकी मीटिंग हुई थी नैरोबी में। तो वहाँ पे ये भी दिन का डिस्कशन हुआ था कि आगे 2024 तक आते आते
हम एक ट्रीटी लेके आएंगे, इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी होगी वो, बाध्यकारी ट्रीटी, जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड किया जाएगा, यानी कि ख़त्म किया जाएगा। ये 2024 तक आते आते ऐसी ट्रीटी लाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बिल टू बैन फंडिंग ऑफ वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और 2 के लिए भी। देखो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं? ऐसे वीपन्स, वीपन्स का मतलब हथियार, ऐसे हथियार जो मास डिस्ट्रक्शन करें। मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे भाई साहब तबाही मचा दें, जैसे हाइड्रोजन बम या फिर आपका हो गया एटम बम। ये क्या है, एक बम डाल दिया तो भाई साहब पूरी कंट्री को ही ख़त्म कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे बम को, या मिसाइल्स वगैरह, ऐसे मिसाइल्स बम को बोलते हैं मास डिस्ट्रक्शन वाले वीपन्स, हथियार। तो इन्हीं जो ये एक ऐसी ट्रीटी भी बनाई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे कि जो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को रोकती है। प्रोलिफरेशन का मतलब स्प्रेड होना, यानी कि इनको फैलने से रोकती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को ना बेचे, दूसरी कंट्री की सहायता ना करे, दूसरी कंट्री की सहायता भी ना करे, दूसरी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने के लिए कोई और भी असिस्टेंस वगैरह सहायता ना दे। तो इसके लिए ही हमारी कंट्री ने एक बिल लेके आई है। पहले से एक तो बिल हमने बनाया हुआ है, देखो एक एक्ट बना हुआ है, बिल का मतलब नहीं है, एक्ट बना हुआ कानून। अब दोबारा बिल लेके आए इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए। इस बिल का नाम है वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल। ये लोकसभा में पेश किया गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये जो बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करेगा कि जो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए फंडिंग करता है हमारे इंडिया में, उसको भी उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, फ्रीज करने के लिए, सीज फ्रीज का मतलब जब्त करना, जितनी भी उस पीपल की फाइनेंशियल असेट्स है, संपत्ति है उसकी जितनी भी, उसको जब्त कर दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा इस बिल के पास होने के बाद। अगर कोई वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए फंडिंग भी करता, पैसा देता है किसी और को, दूसरी कंट्री में या अपनी कंट्री में किसी को भी, तो इंडिया ने देखो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को ही एक तरह से फुलफिल करने के लिए इस बिल में अमेंडमेंट करने जा रहा है। ये 2005 का पहले एक्ट बना हुआ है जिसमें अमेंडमेंट कर रहा है। 2005 का एक्ट है ना, और जो अब का बिल ला रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है? 2005 का एक्ट सिर्फ बैन करता था मैन्युफैक्चरिंग, कि हमारे इंडिया में इन वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाया नहीं जाएगा, इनको बैन करता था, प्रतिबंध लगाता था इन पे। लेकिन अब जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं इस एक्ट में, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग तो होगी नहीं, हमारे देश में बनेंगे ही नहीं, लेकिन हमारे देश में कोई बंदा फंडिंग भी नहीं कर सकता, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि पैसा भी नहीं दे सकता, रुपए वगैरह नहीं दे सकता, मनी नहीं दे सकता बनाने के लिए भी। तो ये भी अब रोक दिया जाएगा नए एक्ट के जरिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी ये रिकमेंडेशन किया है कि फाइनेंशियल सेक्शन लगाया जाए। फाइनेंशियल सेक्शन का मतलब है प्रतिबंध, वित्तीय सहायता किसी को ना दी जाए इन मास डिस्ट्रक्शन वाले वीपन्स को प्रोलिफरेशन करने के लिए, यानी कि रोका जाए इनको। और जो ये बिल है इसका जो सेक्शन 12A है इसमें लिखा हुआ है ये, यानी कि इस 12 सेक्शन A के जरिए जोड़ा जाएगा कि कोई भी पर्सन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट है 1947 का, इस एक्ट के जरिए जो भी प्रोहिबिटेड किया जाता है उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगा हमारे इंडिया में। तो ये 12 सेक्शन 12A के जरिए जोड़ा जा रहा है इसमें। और ये बिल देखो ये पावर दे देगा गवर्नमेंट को कि कोई भी अगर इंडिविजुअल या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी मान लो पर्सन है, ऐसा पर्सन है जो ऐसा असेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स ओन करता है, यानी कि मालिक है, और वो फंडिंग देता है इन मास डिस्ट्रक्शन वाले वीपन्स को बनाने के लिए, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ऐसे फंडिंग में या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है किलिंग्स इन बूचा। इस न्यूज़ में आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है, ये बूचा नाम का प्लेस कहाँ पे है और एक वार क्राइम क्या होते हैं। देखो वार क्राइम और जेनेवा कन्वेंशन इनको हम अलग लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल में, सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो किलिंग इन बूचा, यानी कि किलिंग हो गई, कुछ मार दिए गए हैं लोग बूचा में। बूचा प्लेस है यूक्रेन में। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जो व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने रसिया पे आरोप लगाया, रसिया की ट्रूप पे, रसिया के सैनिकों पे, कि ये लोग वार क्राइम कर रहे हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वार क्राइम के लिए एक कन्वेंशन लेके आए थे, जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा नाम की एक जगह है, जेनेवा नाम की एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पे कुछ रूल अडॉप्ट किए गए इंटरनेशनली, उन्हीं को बोलते हैं जेनेवा कन्वेंशन।
इसके हिसाब से ये 1949 में हुई थी। इसके हिसाब से वार क्राइम की डेफिनेशन डिफाइन की गई है इसमें। अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है, इन्होंने वोलोदिमीर जेलेंस्की ने, कि ये यूक्रेन की जो राजधानी है ना कीव, उससे 25 किलोमीटर दूर एक प्लेस है जिसका नाम है बूचा। तो बूचा कहाँ पे? कीव से 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन में। वहाँ पे 36,000 लोग रहते थे पॉपुलेशन, लेकिन अभी देखा 300 से ज़्यादा लोग मार दिए गए रसिया की सैनिकों द्वारा। किसी का सिर फोड़ दिया गया भाई साहब सिर के जरिए, किसी के हेड सिर पे बैक साइड से शॉट किया गया, गोली चला दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया। इस तरह से लोगों को मार दिया गया। 300 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं यहाँ पे। तो ये वार क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, ऐसा कहना है यूक्रेन के प्रेसिडेंट का। तो वार क्राइम क्या होते हैं जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से? ये देखो, जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से वार क्राइम वो होते हैं जब कोई, मान लो 2 कंट्री का वार हो रहा है, जैसे यूक्रेन का और रसिया का। तो देखो वार में ना जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से कि सिर्फ सैनिकों को ही मारेंगे भाई साहब। जैसे यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं, इस तरफ रसिया के सोल्जर लड़ रहे हैं, तो दोनों फाइट कर रहे हैं, तो ये आपस में सैनिकों को ही मारेंगे। जो सिविलियन पॉपुलेशन है ना, बाकी की जनसंख्या है, उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर वो जानबूझ के सिविलियन पॉपुलेशन को मारते हैं, देखो अनजाने में लग जाए, भले ही वो सैनिक को गोली मार रहे हैं, बीच में कोई सिविलियन आ जाए तो लग जाए अनजाने में, तो वो तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो जानबूझ के सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं, उनको ही मार रहे हैं, बाकी की जनता को, सैनिकों के साथ साथ जनता को भी मार रहे हैं, तो फिर वो आता है वार क्राइम में, युद्ध अपराध में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देखो एक बनाया गया था 2002 में, एक ट्रीटी पास करके, रोम ट्रीटी आई थी, रोम स्टैट्यूट भी बोलते हैं। रोम इटली की कैपिटल है, इटली एक जगह है, आपको पता है, देश है यूरोप में। तो रोम स्टैट्यूट आया था। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, कानून। ये इंटरनेशनल लॉ है एक, इसके जरिए कोर्ट बनाया गया। ये कोर्ट वार क्राइम की छानबीन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। ये कहाँ पे? नीदरलैंड है ना, जो नीदरलैंड, उसकी कैपिटल है हेग। नीदरलैंड भी यूरोप में एक कंट्री है। कहाँ पे? देखो भाई साहब, ये देख लो आप, ये है भाई साहब इटली, रोम स्टैट्यूट जहाँ से लाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, यहाँ पे है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये वार क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये अब इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन परेशानी ये है, ना तो रसिया ने ही और ना ही यूक्रेन ने इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि दोनों इसके मेंबर है ही नहीं। लेकिन रसिया तो अभी भी मेंबर नहीं है और यूक्रेन भी नहीं है वैसे तो, लेकिन यूक्रेन ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे परमिशन दे दी थी 2014 में, क्योंकि 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था यूक्रेन से, इसलिए उसके बाद इसने परमिशन दी थी आईसीसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन रसिया अभी भी इसकी नहीं, मेंबर भी नहीं है और इसकी बात भी नहीं मानता, इसलिए ज़रूर नहीं है कि रसिया इसके साथ कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज में इसलिए है, देखो आईसीआईसी बैंक ने किसी बंदे को लोन दिया था, किसी आदमी को, बंदा मतलब इंडिविजुअल आदमी, पर्सन। तो उनके 4 बच्चे हैं भाई साहब। अब उनके माता पिता मर गए कोरोना वायरस के वजह से, कोविड-19 की वजह से। लेकिन उनके माता पिता ने जो लोन लिया था, अब ये बच्चे चुका नहीं पा रहे हैं। अब बच्चे चुका नहीं पा रहे हैं तो भाई साहब इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब इसलिए आईसीआईसी बैंक को, सीनियर ऑफिसर को बुला लिया, समन कर लिया इस कमीशन ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने, कि आप बच्चों पे क्यों भाई साहब अपराध कर रहे हो, क्योंकि ये लोन देने के काबिल नहीं है, इनके माँ बाप ने लोन लिया था। तो ऐसा कहना है इसका कमीशन का। अब आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, अब ये कमीशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो एक कमीशन है स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट पास किया गया था 2005 में। 2005 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के नाम से किया गया था, उसके द्वारा ये कमीशन बनाया गया था। यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमीशन सांविधिक संस्था है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये कमीशन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर काम करता है। ये कमीशन ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था 5 मार्च 2007 से करना। और ये कमीशन जितने भी लॉ हैं, पॉलिसी हैं, प्रोग्राम है या कोई भी मैकेनिज्म है चाइल्ड के लिए, बच्चों के अधिकारों की देखभाल करता है ये कमीशन। और इस कमीशन के हिसाब से जो एक्ट है, ये एक्ट में जो 2005 का एक्ट बनाया था जिसके जरिए ये कमीशन बनाया था, उस एक्ट में बच्चे की डेफिनेशन क्या है, किसको बच्चा माना जाएगा? चाइल्ड, जो 18 साल से कम उम्र का है। 18 साल तक किसी भी यानी कि बंदे को, इंडिविजुअल को, पर्सन को बच्चा माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आरूज आफ्ताब। ये लेडी है भाई साहब आरूज आफ्ताब, जो आपको दिखाई दे रही हैं।
कौन है ये पाकिस्तान की लेडी है, फर्स्ट फीमेल है ये जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड हमने देखो कल परसों भी शायद हमने पढ़ा था, ग्रैमी अवार्ड क्या होता है, यूएस की एक अकेडमी है, नारस नाम की अकेडमी, वो देती है ग्रैमी अवार्ड। ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है, म्यूजिक कंपोजर है या कोई म्यूजिक बनाता है, म्यूजिक गाता है, सिंगर है या म्यूजिक बनाता है, कोई धुन बनाता है, उसको दिया जाता है ये अवार्ड। ये अरूज आफ्ताब को मिला है, इन्होंने एक एल्बम निकाली थी 2014 में बर्ड अंडर वाटर के नाम से, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। इन्होंने डेब्यू किया था, इसके लिए अवार्ड दिया गया है इनको। फीमेल पाकिस्तानी है ये, फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी, यानी कि पहली महिला है पाकिस्तान से जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। और ये नारस नाम की अकेडमी, यूएस की नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस, ये अवार्ड देती है ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है, और देखो हमारे इंडिया में किसको दिया गया है इस साल, हमारे इंडिया के जिनको दूसरी बार दिया गया है, बताओ, कल पढ़ा था शायद हमने, कल या परसों, रिक्की कैज, याद है आपको, रिक्की कैज नाम के आदमी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई द WHO सस्पेंडेड कोवैक्सीन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 और 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की जो कोवैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन है ना, इसको सस्पेंड कर दिया, रोक दिया, रोक लगा दिया इस पर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। पहले तो परमिशन दे दी थी कि हाँ आप इस वैक्सीन को बेच सकते हो, दूसरी कंट्री को यूज कर सकते हो, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी रोक, यही हमें जानना है। पहले अप्रूव किया था इसको एमरजेंसी यूज के लिए, एमरजेंसी यूज लिस्टिंग होती है WHO की। क्या होता है कि देखो वैक्सीन बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें 2, 3, 4, 5 साल लगते हैं, 3 ट्रायल चलते हैं। पहले कुछ लोगों पे ट्रायल किया जाता है कि ये लोगों पे कामगार है या नहीं है, फिर 6-7 महीने बाद और लोगों पे किया जाता है, फिर और 1 साल 6-7 महीने किया जाता है, तो इसमें लंबा समय लगता है। लेकिन जब कोई बीमारी ऐसी होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत भारी बात हो रही है, जैसे कोविड-19 आया था, तो ऐसी बीमारी के लिए मान लो कोई वैक्सीन बनाती है कंपनी, तो उसको WHO पूरे वर्ल्ड में बेचने के लिए या उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परमिशन दे देता है, एमरजेंसी यूज लिस्ट में डाल देता है, उसी लिस्ट को बोलते हैं एमरजेंसी यूज लिस्ट। तो नवंबर 2021 में इसको देखो, ये WHO ने ये कहा था कि ये स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है, स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है, स्टैंडर्ड से मैच कर रही है, पहले तो ये बोला था, लेकिन बाद में अभी 2022 में एक नई इन्वेस्टिगेशन की है WHO ने। तो पहले तो इसको परमिशन दे दी थी, कोवैक्सीन को डाल दिया था एमरजेंसी यूज लिस्ट में, और ये देखो कोवैक्स का पार्ट बना दिया था। कोवैक्स इनिशिएटिव क्या है, देखो कोवैक्स इनिशिएटिव कुछ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें WHO भी शामिल है। WHO है, आपको पता है यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है WHO तो। और कोवैक्स में देखो एक अलायंस है, सेपी नाम की अलायंस है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन नाम की अलायंस है एक। ये क्या करती है, जब भी कोई मान लो ऐसी इमरजेंसी आती है, उसके लिए दवाइयाँ या वैक्सीन बनाने के लिए काम करती है, इसमें फंडिंग करते हैं। जैसे इसमें जो बिल गेट्स हैं, अमेरिका के भाई साहब, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वो भी इसमें फंडिंग देते हैं, मनी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें गावी नाम की भी एक संस्था है, वो भी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पार्टिसिपेट करती है कोवैक्स इनिशिएटिव में। और WHO, बहुत सारी संस्थाएं, उन्होंने मिला के एक इनिशिएटिव चलाया हुआ कि ऐसी वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, प्रमोट करना है, पुअर कंट्रीज़ में पहुंचाना, जिनके पास वैक्सीन नहीं है, ऐसी बीमारियों से जो लोग मर रहे हैं। तो इस कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर ही इस वैक्सीन को डाल दिया था कि इसके अंदर भी, कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर भी इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है वर्ल्ड लेवल पे, और इसको लाइसेंस दे दिया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, अब इशू क्या है, क्यों बैन लगाया है। मार्च 2022 में WHO ने एक इंस्पेक्शन की, यानी कि जांच की, और उस जांच में कोवैक्सीन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आती। और ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है इसके अंदर जो नहीं आती कोवैक्सीन, ये होती है भाई साहब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए किसी भी प्रोडक्ट को, दवाई को, वैक्सीन को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के द्वारा बनाया जाता है, और जो भी रिस्क होते हैं उनको मिनिमाइज किया जाता है जितना हो सके। लेकिन जो ये कोवैक्सीन है ना, इस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, प्रैक्टिसेस को यूज नहीं कर रहे हैं इसे बनाने में, इसलिए इस पर रोक लगाया है, इसलिए रोक लगाया है WHO ने। तो WHO ने जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, इसको देखो WHO सर्टिफिकेशन स्कीम है जो WHO की एमरजेंसी यूज लिस्टिंग करती है, जिसमें लिस्ट में डालती है, उसके लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के आधार पर देती है। क्योंकि देखो जो कोवैक्सीन या कोई सी भी वैक्सीन है, प्रॉपर वैक्सीन बनाने में तो 2, 3, 4 साल लग जाते हैं भाई साहब, ट्रायल करने में, क्योंकि ट्रायल करनी होती है, पहले लोगों पे देखना पड़ता है कि वो कामगार हो रही है नहीं हो रही है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन WHO क्या करता है, बस ये देख लेता है कि हाँ वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का यूज कर रहा है या नहीं करना, उसके आधार पर दे देता है। और जो ये कोवैक्सीन है, कौन कौन बना रहा है हमारे इंडिया में,
ये देखो दो इंस्टीट्यूट हैं, एक तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे का, ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं वैक्सीन को, हमारे इंडिया में डेवलप की थी ये। नेक्स्ट टॉपिक है सतलुज यमुना लिंक कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहर। सतलुज नदी है आपको पता है, यमुना भी नदी है आपको पता है, रिवर है। सतलुज रिवर को यमुना रिवर से जोड़ा जा रहा है कैनाल के जरिए, बहुत समय से चल रहा है ये। जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे 1966 में, तो हरियाणा ने डिमांड की थी कि अब भाई साहब रिवर तो हरियाणा में है नहीं, सारी रिवर चलेगी पंजाब के पास, समझ रहे हो। आपने मैप में देखा ही होगा, रिवर सतलुज है, यमुना है, यमुना तो नहीं, यमुना तो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे है, लेकिन जितनी जो रिवर थी मेन रिवर जो पंजाब में आती थी, पंजाब से जब हरियाणा अलग हो गया तो पंजाब में सतलुज ब्यास वगैरह रिवर हैं जो ये सब किस में चली गई, पंजाब में चली गई। तो पानी कहाँ से लाए हरियाणा, हरियाणा का प्यासा मर जाए। अब हरियाणा ने कहा कि भाई साहब हमें भी पानी दो, कैनाल बनाएंगे हम। तो इन्होंने नहर बनानी शुरू कर दी जो सतलुज को यमुना नदी से जोड़ती है। ये देखो ये वाली भाई साहब, ये देखो ये बॉर्डर देख रहे हो ना आप, ये वाला वाइट कलर का बॉर्डर, ये पंजाब है इधर, ये पंजाब है। ये बॉर्डर इधर देख रहे हो, ये हिमाचल प्रदेश है इधर, ये हिमाचल प्रदेश है ऊपर, और ये हरियाणा जी, ये हरियाणा है इधर। ये जो है ये लाइन आ रही है ये वाली, ये जो यमुना रिवर है ना ये वाली, यहाँ से जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है इधर उत्तर प्रदेश है और ये हरियाणा है। ये यमुना रिवर है, दिखा देता हूँ आपको, ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको ये वाली यमुना रिवर है। अब यमुना रिवर से एक कैनाल बना रखी है हरियाणा, ये वाली, ये कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ये वाली, ये यहाँ पे, और ये बन रही है, ये यहाँ पे करनाल पे जुड़ती है, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। और ये वाली जो है ये सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर ये पंजाब में इधर है, और ये हरियाणा का बॉर्डर है यहाँ, ये यहाँ पे हरियाणा बॉर्डर है, ये चंडीगढ़ है। तो ये यहाँ से पंजाब से बनाई जा रही है। दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, ये देखो ये वाली कनाल है जो ये वाली जोड़ी जा रही है, ये कनाल आ रही है करनाल में, और ये यमुना से आ रही है इधर वाली, और ये सतलुज से आ रही है। ये इसी को बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक कैनाल। अब इसके ज़रिए सतलुज रिवर से पानी चाहता है हरियाणा, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। लेकिन पंजाब क्या कहता है, पंजाब को प्रॉब्लम है। पंजाब को क्या प्रॉब्लम है, पंजाब कहता है यार हमारे देश मतलब हमारे स्टेट में तो वैसे ही पानी की कमी है, हमारे लोग कृषि के लिए पानी हमारे लोगों के लिए पहले उपलब्ध नहीं है, पहले से ही ग्रीन रेवोल्यूशन जब से चला है, अरे मिट क्यों नहीं रहा है ये, पहले से जब से ग्रीन रेवोल्यूशन चला है तब से यहाँ पे जो ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, क्योंकि भाई साहब ट्यूबवेल लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है, ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे वैसी पानी की कमी है। तो पंजाब को ये दिक्कत है। अब ये सारी दिक्कत पढ़ते हैं हम लाइन वाइज। देखो जब कैनाल कंप्लीट हो जाएगी तो ये पावर, ये रिवर का जो पानी है, रिवर का पानी है रावी और ब्यास का और सतलुज का, ये सब का शेयर होगा दो स्टेट के बीच में। पंजाब की डिमांड क्या है, पंजाब की डिमांड यही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि देखो 2029 आते आते पंजाब हो सकता है सूखा पड़ जाए पंजाब में, क्योंकि देखो पंजाब में ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है। जो पैडी उगा के देता है ना, धान उगा के देता है, वीट और पैडी यानी कि धान और गेहूँ उगा के देता पंजाब, वो हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए का उगा के देता है हमारी कंट्री को। लेकिन इसमें क्या है, 79% के लगभग जो पानी है ना स्टेट में, पंजाब में, वो ओवर एक्सप्लोटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का ओवर एक्सप्लोटेशन किया गया, शोषण किया गया ज़मीन का पानी ट्यूबवेल वगैरह लगा के, और वहाँ पे पानी बहुत कम रह गया पंजाब में। और अब नदियों का पानी बचा है यूज करने के लिए तो भाई साहब, और नदी का पानी ऐसा तो नहीं है हर एक स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट में निकल रही है नदी, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसे तो कहीं भी ट्यूबवेल लगा के खोद लो और पानी निकाल लो, लेकिन नदी तो एक पर्टिकुलर एरिया से जा रही है ना, तो उसके लिए कैनाल बनानी पड़ेंगी, नदी बनानी पड़ेंगी, मतलब नहर बनानी पड़ेंगी, नाले बनाने पड़ेंगे। तो इनमें भाई साहब पैसा खर्च होता है, टाइम भी लगता है। और दूसरा ये है, नदी ऐसा भी नहीं है कि उनमें इतना पानी है कि पूरे स्टेट के लिए यूज हो जाए और फिर राजस्थान को भी दे दे, हरियाणा को भी दे दे, क्योंकि राजस्थान को भी पानी देना पड़ता है। अब ये जो क्या है, पंजाब का कहना यही है कि गवर्नमेंट जो पानी शेयर करे ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि पंजाब में वैसी पानी की कमी है। लेकिन भाई साहब हरियाणा तो पानी की डिमांड करेगा ही, क्योंकि हरियाणा को भी ज़रूरत है पानी की। तो क्या है ये सतलुज यमुना लिंक कैनाल, कंट्रोवर्सी पूरा जानते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग होता है पंजाब से, कुछ हिमाचल प्रदेश का पार्ट अलग होता है।
उसके बाद से ही हरियाणा डिमांड करने लगा है कि भाई साहब पानी दो हमें, तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे पानी, किसकी माँ से मांगा है हरियाणा। अब पंजाब इसको अपोज करता है क्योंकि पंजाब में पानी की कमी। वैसे ये पंजाब कहता है कि हम रिपेरियन प्रिंसिपल को मानते हैं। ये रिपेरियन सिद्धांत या रिपेरियन प्रिंसिपल क्या है? ये रिपेरियन प्रिंसिपल एक ऐसा होता है कि मान लो जो भी आदमी या कोई भी स्टेट है किसी नदी नाले नहर लेक झील या समुद्र ओशन के पास रह रहा है, उसी स्टेट का या उसी जगह के लोगों को अधिकार होता है उस पर। यानी कि ये सतलुज ब्यास रिवर किसके पास है? पंजाब के पास, तो पंजाब का अधिकार है। ये कहना पंजाब का कि हम रिपेरियन प्रिंसिपल को मानेंगे, हम कोई भी वाटर शेयर नहीं करेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1976 में इनका झगड़ा देखते हुए एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें कहा कि आप जितना भी पानी है उसमें से टोटल पानी में से हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फिट दोगे, MAF दोगे, मैफ शॉर्टकट में हम इसको मैफ बोलेंगे आगे, मिलियन एकड़ फिट दोगे। और ये टोटल जो 7.2 मैफ पानी है उस पानी में से 3.5 यानी कि आधा लगभग दोगे, किसको? हरियाणा को दोगे। लेकिन 1981 में दोबारा से मूल्यांकन किया, इसका रीअसेसमेंट किया ब्यास और रावी के पानी का। ये टोटल था 17.17 मैफ। पहले लगाया गया था कि टोटल पानी है 7.2, लेकिन दोबारा असेसमेंट किया तो पाया गया इतना पानी है टोटल 17.17 मैफ। अब फिर राजस्थान को भी दे दिया गया कि पंजाब लेगा, पंजाब को दिया जाएगा 4.22 मैफ, हरियाणा को दिया जाएगा 3.5 मैफ और राजस्थान को दिया जाएगा 8.6 मैफ। क्यों? राजस्थान में तो भाई साहब सूखा बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो राजस्थान को ज़्यादा पानी दो। अब फिर एक इराडी ट्रिब्यूनल बैठा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी बालकृष्ण इराडी, इन्हीं को जज बनाया गया इस ट्रिब्यूनल का। ये बैठा, इस ट्रिब्यूनल ने 1987 में अपना जजमेंट दिया और दोबारा से रीअसेसमेंट किया और इसमें कहा कि पंजाब और हरियाणा को तो जो शेयर है वो मिलेगा 5 मैफ और 3.83 मैफ का, और बाकी को दो राजस्थान को। अब यहाँ तक था ये। अब ये कैनाल क्या है? कैनाल नहर बनाई, हरियाणा ने नहर बनाई जो हमने देखा, डिस्कस किया, सतलुज रिवर से, सतलुज और ब्यास की ट्राइब्यूटरी है जो ये, इसकी ट्राइब्यूटरी ब्यास रिवर इसको लिंक करती है, यमुना रिवर से लिंक करती है, जो हमने ब्यास ऊपर देखी थी, ये वाली ब्यास भाई साहब, ये ब्यास रिवर यहाँ से और सतलुज रिवर की से आ रही है ये वाली कैनाल, और ये यमुना रिवर से आ रही है ये वाली कैनाल, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, एक ट्राईपार्टाइट का मतलब तीन के बीच में, तीन कौन कौन थे इसमें पार्टी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनके बीच में नेगोशिएशन हुआ कि जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल है ये प्रपोज की गई, लगभग 214 किलोमीटर की ये कैनाल है, नहर है लंबी, जो सतलुज को यमुना रिवर से जोड़ती है। लेकिन फिर पंजाब ने बाधा जताई तो ये फिर गया सुप्रीम कोर्ट में, केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये शेयर करो हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ वाटर। लेकिन पंजाब है भाई साहब, ना तो सुप्रीम कोर्ट की मान रहा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की मान रहा, बात ही चल रही है। और हरियाणा की डिमांड क्या है? हरियाणा की डिमांड यही है कि मुझे 3.5 मिलियन पानी दिया जाए भाई साहब, रिवर का पानी, वरना हमारे यहाँ खेती कैसे करेंगे? हरियाणा के यहाँ, हरियाणा वालों का कहना ये है। लेकिन पंजाब क्या है, 2002 का और 2004 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस ऑर्डर को मानने को तैयार ही नहीं है। अभी हरियाणा को कितना पानी मिल रहा है? अभी केवल मिल रहा है 1.62 मिलियन एकड़ फिट मैफ, इतना पानी मिल रहा है। लेकिन हरियाणा डिमांड कर रहा है, जो पहले डिसीजन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 3.5 मैफ दिया जाए, वो पानी दिया जाए हरियाणा को। तो ये है सारा मैटर।